नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे महायुद्ध की। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच अब शांति की नई पहल कहां हुई? जंग में क्या अब तक कितने लोगों की जान गई? और आर्मेनिया ने फास्फोरस बम को लेकर अजरबैजान पर क्या आरोप लगाया है? जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख में 35वें दिन भी जंग जारी है। जंग खत्म करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने जिनेवा में शांति वार्ता की। दोनों देशों के विदेश मंत्री सीज फायर के लिए फ्रांस, रूस और अमेरिका के दूतों से भी मिलने को तैयार हैं। आर्मेनिया ने दावा किया है कि उसके हमले में अजरबैजान की गोला बारूद का एक बड़ा गोदाम तबाह हो गया है। आर्मेनिया के अटैक के बाद अजरबैजान के बेस पर देर तक धमाके होते रहे। इन धमाकों से अजरबैजान के आर्मी बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में अजरबैजान के कई सैनिक भी मारे गए हैं। अजरबैजान ने एक वीडियो जारी कर आर्मेनिया के आर्टिलरी की गोदाम को तबाह करने का दावा किया है। अजरबैजान का दावा है कि उसके सैनिकों ने आर्मेनिया की फौज को जंग में पीछे ढकेल दिया है। उसके बाद आर्मेनिया के आर्टिलरी गोदाम को तबाह कर दिया गया। नागोर्नो काराबाख की सेना ने अजरबैजान के सैनिकों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। अजरबैजान के सैनिकों के काफिले को निशाना बनाकर बम बरसाए गए। अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए अजरबैजान के सैनिक भागते नजर आए, लेकिन चंद सेकंड में हुए धमाके ने अजरबैजान के कई सैनिकों की जान ले ली। अजरबैजान की आर्मी ने आर्मेनिया के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ओसा को तबाह करने का दावा किया है। अजरबैजान के मुताबिक अगधम में आर्मेनिया के मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया गया। अजरबैजान ने पहले भी आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है। आर्मेनिया ने जंग में अजरबैजान पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अजरबैजान की तरफ से फास्फोरस बम के इस्तेमाल की जांच की जा रही है। जंग में फास्फोरस बम का इस्तेमाल बैन है। अजरबैजान के बारदा शहर में आर्मेनिया के मिसाइल हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में कुछ लोग एक दुकान में दिख रहे हैं। जैसे ही आर्मेनिया की तरफ से मिसाइल अटैक होता है, यहाँ भगदड़ मच जाती है। तस्वीरों में लोग टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाते दिख रहे हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने सीरिया के एक आतंकी का वीडियो जारी किया है। आर्मेनिया का दावा है कि इस आतंकी को नागोर्नो काराबाख में जंग के दौरान बंदी बनाया गया है। इस वीडियो के जरिए आर्मेनिया ने फिर आरोप लगाया है कि नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान की तरफ से सीरिया के आतंकी जंग लड़ रहे हैं। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग के दौरान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों से बचने के लिए आर्मेनिया की राजधानी में आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे वो अचानक हुए एयर अटैक के दौरान अपनी जान बचा सकते हैं। इधर टर्की में भूकंप से कितनी तबाही हुई? भूकंप के बाद कहां समंदर की लहरों ने कहर बरपाया? और ग्रीस में भूकंप से कितने लोगों की जान गई? भूकंप और तबाही की और खबरें देखते हैं टॉप 9 टर्की में तबाही। तुर्की में भूकंप से भारी तबाही हुई है। 6.6 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की के इजमिर शहर को तबाह कर दिया है। भूकंप की सबसे भयानक तस्वीर इजमिर में कैमरे में कैद हुई। यहाँ भूकंप के झटकों से देखते ही देखते एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। भूकंप के बाद 144 आफ्टर शॉक आए। इनमें से 21 आफ्टर शॉक की तीव्रता 4 से ऊपर थी। एक के बाद एक भूकंप के झटकों से डरे लोग जान बचाने के लिए सड़क पर भागते नजर आए। भूकंप से तुर्की के बेराकली में 10 से ज्यादा इमारतें गिर गईं। यहाँ जान माल का भारी नुकसान हुआ है। भूकंप के बाद पूरे इजमिर शहर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ जान बचाने के लिए भागते हुए लोग नजर आए। चीख पुकार के बीच लोग अपनों को तलाश रहे थे। इमारतों के गिरने से पूरा शहर धूल के गुब्बार में ढक गया। भूकंप से झटकों के बाद पूरा इजमिर शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इजमिर में कई बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गईं। शहर के कई इलाके मलबे के ढेर में बदल गए। लोग मलबे के ढेर में अपनों को तलाशते नजर आए। भूकंप के झटकों के बाद समंदर में ऊंची लहरें उठी। इजमिर शहर में समंदर का पानी घुस गया। पूरा शहर ही पानी पानी हो गया है। घर का सामान सड़कों पर तैरता नजर आया। शहर में पानी घुसने के बाद राहत और बचाव के काम में भी परेशानी हो रही है। भूकंप के घंटों बाद शहरों से बाढ़ का पानी उतरा। बाढ़ का पानी निकलने के बाद तबाही की तस्वीरें और साफ साफ दिख रही हैं। भूकंप से इजमिर शहर में पुल का एक हिस्सा गिर गया। भूकंप और तबाही की खबर मिलते ही तुर्की की सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने रेस्क्यू के लिए 1250 से ज्यादा टीमें बनाई हैं। भूकंप को लेकर क्राइसिस डेस्क बनाया गया है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को सर्च और रेस्क्यू में लगाया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ट्वीट कर कहा कि संकट के समय में सरकार नागरिकों के साथ है। एर्दोगन ने कहा कि सरकार के पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हें लोगों की मदद के लिए लगाया जाएगा।
ग्रीस में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है। ग्रीस के समोस शहर में भूकंप के बाद सुनामी की तरह लहरें उठी। इसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई घरों की दीवारें टूट गई और बंदरगाह में बाढ़ आ गई। यहाँ सुनामी की आशंका को देखते हुए लोगों से तटीय इलाकों में न जाने की अपील की गई है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस सरकार का नया एक्शन क्या है? रूस ने यूरोप में नई मिसाइल तैनात करने पर क्या फैसला किया है? अमेरिका में क्यों बढ़ी है हथियारों की बिक्री? दुनिया की बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुनिया में। मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान चला रही फ्रांस की सरकार ने 51 मुस्लिम संगठनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। फ्रांस सरकार का कहना है कि अगर इन संगठनों का संबंध इस्लामिक उपग्रंथी संगठनों से हुआ तो इन पर बैन लगाया जाएगा। इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई से पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में हजारों लोगों ने फ्रांस के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ नारेबाजी की। पीएलए ने सैनिकों की ड्रिल का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पीएलए के सैनिक हथियारों के साथ लक्ष्य को तबाह करते नजर आ रहे हैं। युद्धाभ्यास में चीन की नौसेना भी शामिल हुई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच होने वाली 24 मालाबार नेवी एक्सरसाइज 2 चरणों में होगी। एक्सरसाइज का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में होगा। युद्धाभ्यास का दूसरा चरण नवंबर के मध्य में अरब सागर में होगा। रूस ने कहा कि वो यूरोप में फिलहाल लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल तैनात नहीं करेगा। रूस ने कहा कि जब तक अमेरिका और नाटो में शामिल देश यूरोप में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात नहीं करते, वो भी ऐसी मिसाइलें तैनात नहीं करेगा। अमेरिका ने रूस पर लगाम लगाने के लिए यूरोप में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान खान सरकार की घेरेबंदी और मजबूत कर दी है। विपक्षी गठबंधन पीडीएम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग से देश में नए चुनाव कराने की मांग करते हुए इमरान सरकार से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले हथियारों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले 5 मिलियन लोगों ने पहली बार हथियार खरीदे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट के बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर पुंछ के शाहपुर सेक्टर में फायरिंग और गोलीबारी की। शाहपुर में पाकिस्तानी गोलों से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के सिंध के कराची में 13 साल की ईसाई लड़की का 44 साल के आरजू राजा नाम के अधेड़ ने अपहरण कर लिया। लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर उसका निकाह आरजू राजा के साथ कराया गया। मामले के सामने आने के बाद कराची और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ। पीएम मोदी आज देश की पहली सी प्लेन सेवा का करेंगे शुभारंभ। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में करेगी सत्याग्रह। प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र का क्या है प्लान? वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए क्या है बड़ी खुशखबरी? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी आज देश की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है। सी प्लेन सेवा की शुरुआत के बाद पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लेक 3 से साबरमती रिवर फ्रंट तक उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एकता क्रूज, जंगल सफारी, आरोग्य वन में सेल्फी पॉइंट, कैक्टस गार्डन और एकता मॉल का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने सीएम विजय रूपाणी और राज्यपाल देवव्रत आचार्य के साथ क्रूज की सवारी की और जंगल सफारी का निरीक्षण किया। पीएम ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया और न्यूट्री ट्रेन में सफर किया। कांग्रेस आज पूरे देश में कृषि कानूनों के विरोध में किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में कृषि कानून के विरोध में धरना देंगे। पार्टी ने कहा कि सभी जिला मुख्यालय में नरेंद्र मोदी सरकार के किसान विरोधी कृषि कानूनों के विरोध में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सत्याग्रह किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी फिरदौस अहमद डार को गिरफ्तार किया है। फिरदौस अहमद डार अवंतीपोरा और त्राल इलाके में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करता था, साथ ही सक्रिय आतंकियों को रहने की सुविधा उपलब्ध कराता था। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 39.14 लाख करदाताओं को 1.27 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है। कुल टैक्स रिफंड में व्यक्तिगत आयकर रिफंड 34,532 करोड़ रुपए है और कॉर्पोरेट टैक्स में रिफंड 92,376 करोड़ रुपए शामिल है। देश में बढ़ी प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने 25,000 टन प्याज आयात करने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 7,000 टन प्याज देश में आ चुका है। 25,000 टन प्याज दिवाली से पहले देश में आ जाएगा। देश में खपत पूरी करने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर पहले ही रोक लगा रखी है। बिहार के मुंगेर में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 7 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं फायरिंग में मारे गए अनुराग के परिजनों ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है।
मगध प्रमंडल के कमिश्नर ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग में मारे गए अनुराग पोद्दार मामले की जांच शुरू कर दी है। देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2022 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। रुद्रम मिसाइल के वायुसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों के रडार और सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता और घातक हो जाएगी। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है जो दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करती है। माता वैष्णो देवी की श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 1 नवंबर से 15,000 श्रद्धालुओं को रोजाना दर्शन करने की इजाजत दी है। अभी प्रतिदिन 7,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते थे। इसके साथ ही 14 दिन के होम क्वारंटाइन की शर्त भी हटा ली गई है। और अब आपको दिखाएंगे बिहार की खबरें। बिहार में आज कहां होगी जेपी नड्डा की रैली। आरक्षण पर नीतीश कुमार ने अब क्या कहा है। लालू की बहू ने किसके लिए मांगा वोट। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 रैलियां करेंगे। नड्डा की पहली रैली सिवान में होगी जबकि उनकी दूसरी रैली सोनपुर में होगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में कहा कि आबादी के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्रवधू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने छपरा के परसा रोड में शो किया। इस सीट से जेडीयू के टिकट पर ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐश्वर्या ने लोगों से अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ वोट देने की अपील की। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखा है। आरजेडी के नेताओं ने तेजस्वी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। मुंगेर गोलीकांड को लेकर बिहार कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नीतीश सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। मुंगेर में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। लोगों ने घटना की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरे चरण के मतदान के लिए 94 विधानसभा सीटों पर 1 नवंबर से धारा 144 लागू हो जाएगी। इन इलाकों में सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मुंगेर की घटना के बाद बिहार में प्रशासन अब सख्त हो गया है। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए मैदान में उतरे 1461 उम्मीदवारों में से 34% यानी 495 उम्मीदवार करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान नहीं होगा। चुनाव अधिकारियों ने चुनाव आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहीं भी पुनर्मतदान की मांग नहीं की है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। डोंबिवली में देवदूत ने कैसे बचाई 75 लोगों की जिंदगियां। दिल्ली में कितने और दिन रहेगी पानी की किल्लत। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी है रफ्तार। दिल्ली मुंबई से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 दिल्ली मुंबई में। यमुना के पानी में अमोनिया का जलस्तर बढ़ने की वजह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने अमोनिया बढ़ जाने की वजह से लोगों से सप्लाई के पानी को पीने या खाना बनाने के काम में इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नीरज बवाना गैंग के बदमाश तरुण उर्फ तोरो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कुख्यात बदमाश तरुण उर्फ तोरो चोरियों की कई वारदात में शामिल था। मुंबई पुलिस ने दिल्ली से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा ऐंठने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लोगों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर खाते में पैसे डलवा लेते थे और बाद में सिम बंद कर देते थे। पुलिस ने 23 मोबाइल फोन, 47 सिम और 12 डेबिट कार्ड जब्त किए हैं। महाराष्ट्र की कोपर में युवक की सतर्कता से बिल्डिंग हादसे में 75 लोगों की जान बच गई। कुणाल ने बताया कि मैं देर रात वेब सीरीज देख रहा था, तभी मैंने बिल्डिंग के किचन को गिरते देखा और दौड़कर सो रहे सभी लोगों से तुरंत बिल्डिंग खाली करने को कहा। लोग तुरंत बिल्डिंग खाली कर बाहर निकल आए। इसके बाद बिल्डिंग ढह गई। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी डीएम और पुलिस को सुनिश्चित करने को कहा है कि राजधानी में सिर्फ ग्रीन पटाखे बनाएं और बेचे जाएं। लोग दीपावली के दिन सिर्फ रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। दिल्ली के जेएनयू परिसर में 5 जनवरी को नकाबपोशों के हमले में घायल प्रोफेसर सुचित्रा सेन की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुचित्रा ने कोर्ट से मामले में अलग से एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पुरानी एफआईआर का हवाला देते हुए नई एफआईआर का आदेश देने से इनकार कर दिया है।
मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। मुलुंड वेस्ट से तीनों सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1,88,000 रुपए कैश, 41 मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव और उनके बेटे आदित्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले समित ठक्कर की पुलिस कस्टडी 2 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। पुलिस ने समित को हथकड़ी और चेहरे को काले कपड़े से ढककर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद समित के भाई ने पुलिस पर भाई के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 6,000 नए केस सामने आए, जिनमें 47 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,81,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 6,470 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में आतंकी हमले के बाद यूपी में जारी हुआ अलर्ट। गुर्जरों के ऐलान के बाद राजस्थान में बढ़ाई गई सुरक्षा। कमलनाथ से क्यों छड़ा स्टार प्रचारक का तमगा? किस पंचायत ने पुरुषों के हाफ पैंट पहनने पर लगाई रोक? अन्य राज्यों से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी मुख्यालय ने संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का अलर्ट जारी किया है। फ्रांस के नीस में आतंकी ने 3 लोगों के सिर कलम कर हत्या कर दी थी। राजस्थान में गुर्जर समाज ने गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आज से आंदोलन का ऐलान किया है। गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए धौलपुर में धारा 144 लगा दी गई है। गुर्जरों ने आंदोलन की शुरुआत भरतपुर जिले के बयाना से शुरू करने का ऐलान किया है। एमपी की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आदर्श संहिता उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग ने पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। 3 नवंबर को एमपी में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ईसी ने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने शिवराज सरकार में मंत्री उषा ठाकुर को भी नोटिस जारी कर 48 घंटे में बयान पर सफाई देने को कहा है। यूपी के बालियान खाप पंचायत ने पुरुषों के पहनावे को लेकर तुगलकी फरमान जारी किया है। खाप पंचायत ने पुरुषों के हाफ पैंट पहनकर बाजार जाने पर रोक लगा दी है। विवाद बढ़ने पर नरेश टिकैत ने कहा कि आदेश नहीं बल्कि सलाह है। सिर्फ लड़कियों के पहनावे पर बैन लगाने से समाधान नहीं निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बाइक सवार आतंकियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर चीनी ग्रेनेड फेंका। गनीमत ये रही कि हैंड ग्रेनेड गेट के नजदीक फटा। हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सीआरपीएफ ने कहा है कि आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने 30 नवंबर तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के कुम्हार अशोक चक्रधारी ने एक ऐसा मिट्टी का दिया बनाया है जो एक बार तेल भरने के बाद 40 घंटे तक जलता है। अशोक ने बताया कि ऐसा मिट्टी का दिया बनाने के लिए कई ऑर्डर मिल चुके हैं। ये दिया साइफन विधि पर काम करता है और उसका तेल जैसे ही खत्म होता है ये अपने आप ही भर जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना वैध नहीं है। जोड़े ने हाईकोर्ट से परिवार वालों को उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।